So we will solve numericals on all the theory topics so we have covered so far. For example, 11.6. Calculate the resistance. Calculate the resistance per meter. Resistance per meter मतलब resistance upon length. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. पूछा क्या एग्जैक्टली क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पर मीटर मतलब R अपॉन L at room temperature of a constant ton alloy. Constant ton is a metal alloy of diameter 1.25 mm. The resistivity of constant ton at room temperature is 5 × 10⁻⁷ ओहम मीटर. तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना गिवन पैरामीटर्स क्या है. क्या क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? डायमीटर कितना 1.25 mm. तो यहां से क्या मिल जाएगा? रेडियस कितना इसका हाफ कितना 0.625 mm. तो 0.625 mm मतलब 10⁻³ मीटर. तो मैं इसको लिख दूंगा 6.25 × 10⁻⁴ मीटर. सिर्फ ये लिखने का रीजन एक ही है कि हमको एरिया फाइंड करना है पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा. दैट इज वाई ये रेडियस मिल गया. और क्या दिया हुआ है? रेजिस्टिविटी ऑफ सैंपल. रेजिस्टिविटी नोट करते हो रो से 5 × 10⁻⁷ ओहम मीटर. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है रेजिस्टेंस पर मीटर. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज रेजिस्टेंस पर मीटर मतलब रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? तो मैंने कल ही बताया था, हमने कल ही देखा रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया. और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है वो होता है रेजिस्टिविटी, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो. तो हमारा एम है टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. मतलब क्या फाइंड करना है? R/L. तो सिंपल है फिर R/L इक्वल टू रो बाई रो. पता है ए तो फाइंड कर ही लोगे ना. R दिया है, डायमीटर ऑफ वायर दिया है, तो वहां से क्या मिल गया? रेडियस. और वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कल. सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो देयरफॉर R/L इक्वल टू रो अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो एक्सट्रीमली सिंपल. अब आपको सॉल्यूशन में यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. R/L इक्वल टू रो. रो की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁷ बराबर. और पाई आर स्क्वायर आर कितना है? 6.25 × 10⁻⁷ का स्क्वायर -4. ठीक है, -4 का स्क्वायर. यहाँ पे -4 आ जाएगा, उसका स्क्वायर -8 हो जाएगा. ऊपर -7 है, नीचे -8 है, नीचे 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाके वो 10 हो जाएगा. ठीक है, 5 × 10⁻⁷. और जैसे मैंने बताया ये 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻8 ऊपर जाके 10⁻+8 पाई 6.25 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36, 6.5 का स्क्वायर 40.25. तो हमारा आंसर इन दोनों के बीच में आएगा. 37 पॉइंट समथिंग आता है. वो आपको लॉग बुक में स्क्वायर का टेबल होता है, वहां से मिल जाएगा. 6.25 का स्क्वायर 39.0625. तो कितना आ गया ये? 39.0625. अप्रोक्सीमेशन में बता देता हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करने हैं. नीचे पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. एक काम करो, इसको 3 मान लो और इसको 40 कर दो. 43 का 120. तो 5/120 कितना होता है? 24. तो 1 क्या आ गया? 24. तो ये 5 है, नीचे कितना रफली 120. तो 1 कितना आ गया? 24. ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेट है. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऊपर कितना बचा है? 10. तो इसका मतलब क्या आ गया? 10/24. 10/24 को मैं 25 लिख सकता हूँ क्या? यस. तो 2 और व्हाट इज 2/5? 0.4. तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि आंसर आना कितना चाहिए. 0.4 के आसपास ही आंसर आएगा.
देख लेना, 0.4 के आसपास आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में क्या क्या है, पाई और 39 हाँ, तो 39.6025 इसको पाई की वजह से मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाएगा आपका, लुक 39.0625 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 122.65625। तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास ये आ गया आपके पास ऊपर 5 × 10, दिस इज 5 × 10 और नीचे कितना आया 122.65 अप्रोक्सीमेटली। इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, 122.65 का रेसिप्रोकल, 122.65 का रेसिप्रोकल कितना आ जाता है 0.0081 इंटू 5 इंटू एक्चुअली 50 क्योंकि ये 5 × 10 है तो इंटू 50 कितना है 0.4। तो मैंने क्या बताया 0.4। तो रफ रफ कैलकुलेशन में आपको आंसर मिल रहा था तो ये आ गया 0.4। नहीं वेट, कंप्लीट नहीं हुआ ना आंसर। 0.4 क्या क्या फाइंड कर रहे हो तुम, रेजिस्टेंस पर मीटर मतलब ओहम पर मीटर। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज याद रखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। रेजिस्टेंस पर मीटर पूछा है तो R/L फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। तो बेसिकली क्वेश्चन का सीक्वेंस ऐसा है कि सब सेम फॉर्मूला पे पहले सारे सेम क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 11.6 और अगला क्वेश्चन मोर और लेस यू हैव सेम फॉर्मूला। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। आपको पता है रेलवे, वो रेल्स पे चलता है इसलिए उसको रेलवे बोलते हैं। ट्रेन रन्स ऑन रेल, रेल होते हैं ना, दो रेल होते हैं, दो पटरी होती है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल्स, दोनों में से एक रेल का रेजिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस। The cross-sectional area of rail is 25 centimeters square and the rail is made up of steel having resistivity at 20 degrees Celsius as 6 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। पहले तो तुम ये चीज समझ लो कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर देते, क्योंकि पहले क्या बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस कब फाइंड करना है 20 डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है 20 डिग्री सेल्सियस पे और रेजिस्टिविटी भी कितने डिग्री पे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ऐसा बोल दिया होता कि रेजिस्टिविटी इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो फिर फॉर्मूला अलग होता। क्योंकि हमने कल ही देखा है रेजिस्टेंस चेंज होता है विद 3 पैरामीटर्स। एक पैरामीटर है टेम्परेचर, एक है लेंथ, एक है एरिया। अगर आप लेंथ और एरिया को वेरी करते हो तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, अगर आप टेम्परेचर को वेरी करते हो तो आप लेंथ और एरिया को कांस्टेंट रखते हो। तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि आपको रेजिस्टेंस पूछा 20 डिग्री पे है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी 20 डिग्री पे ही दी है, अदरवाइज सॉल्यूशन चेंज होगा। रिमेंबर ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिया 20 डिग्री पे है और रेजिस्टेंस पूछा भी 20 डिग्री पे है। तो ये आपको चेक करते रहना है हमेशा, whether they are asking you resistance at 20 degree and giving you resistivity at 20 degree, okay। अगर नहीं तो फिर क्या करोगे, फिर आपको पता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन। और हमने फॉर्मूला भी लिखा था, याद है, हमने लिखा था अल्फा इक्वल टू, याद होगा आपको, आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर ओ, आर जीरो मतलब इंटू टी। फिर मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर यहाँ क्या लिखते हो, रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो टी। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एनीवेज, तो इन शॉर्ट रेजिस्टेंस 20 डिग्री पे पूछा है तो रेजिस्टिविटी भी 20 डिग्री पे देना चाहिए। रेजिस्टेंस 27 डिग्री पे पूछा है और रेजिस्टिविटी 20 डिग्री पे दिया है तो पहले आपको 27 डिग्री पे रेजिस्टिविटी कितना है वो फाइंड करके यूज करना है। तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक। कितना लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर 10⁻³ मतलब लेंथ आ गया 2 × 10⁻⁴ मीटर।
बराबर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सिंपल है ना, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर, इसका स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन रेजिस्टिविटी दिया है आपको, यस रेजिस्टिविटी कितना दिया है, 6 × 10⁻⁸, 6 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। फाइंड करने के लिए क्या बोला है, रेजिस्टेंस आर। अभी अभी तो देखा वही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, R = ρL/A, सिंपल। तो R = ρL/A यूज करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो R = रो की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻8, लेंथ कितना है 2 × 10⁻⁴, 20 किलोमीटर मतलब 2 × 10⁻⁴ मीटर, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 25 × 10⁻⁴। यहाँ तक क्लियर, क्लियर क्लियर। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में 25 आए, न्यूमरेटर में 100 एडजस्ट कर लेना, ऑलरेडी है हमारे पास 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ को मैं क्या लिखूंगा 10⁻² और 10⁻², मतलब 100 × 100। तो 10⁻⁴ को क्या किया 10⁻² एंड 10⁻², ऐसा क्यों किया, 25 1 जा 25 4 जा, तो फिर 6 × 2 12 × 4 कितना 48, 10⁻⁻2 -8 + 2 -6 + 4 -2, तो 0.48 ओहम। डन। तो यही आंसर आना चाहिए, 0.48 लिखा नहीं है लेकिन यही आंसर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का नंबर 4, बाकी के हमारे ऑलरेडी हुए हैं, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी in a copper wire is 500 ampere per centimeter square. If the number of free electrons per centimeter cube of copper is 8.47 × 10⁻22, calculate the drift velocity of electrons through the copper wire. Charge on electron is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. हुआ क्या ये क्वेश्चन, नहीं, ओके। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन पैरामीटर में आपको दिया है करंट डेंसिटी, तो J की वैल्यू दी है, कितनी दी है 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, एम्पियर तो ऐसा है लेकिन सेंटीमीटर ये ऐसा ही नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर में आपको अभी बताया, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, और ऑलरेडी 100 था तो 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया करंट डेंसिटी। और आपको दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8.47 × 10⁻22, लेकिन ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में लाओ। इसको मीटर क्यूब में लाने के लिए अगेन सिंपल, 1 सेंटीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, है ना, -2 होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, इसका क्यूब मतलब इसका क्यूब मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा। कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 10⁻⁻6 आएगा, पर मीटर क्यूब होगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो n विल बी 8.47 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आपको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम। और आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है, E की वैल्यू तो वैसे पता होनी चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब VD, और आपको VD का फॉर्मूला पता ही है, पता है क्या, नहीं पता, J/,
एनी, सिंपल, तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और डन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज जे अपॉन एनी, जे की वैल्यू 5 इंटू 10⁶, अभी अभी देखा, इसकी वैल्यू 8.47 इंटू 10⁻28, 1.6 इंटू 10⁻19। मैं 1.6 इंटू 10⁻19 को लिखूंगा 16 इंटू 10⁻20, तो 1.6 का पॉइंट हटा दिया, तो 10⁻1 होना चाहिए, और -19 ऑलरेडी है तो -19। वेरी सिंपल रीजन फॉर डूइंग ऑल दिस, क्योंकि 1/16 मुझे याद रहता है 0.0625, 1/2 is 0.5, 1/4 is 0.25, 1/8 0.125, 1/16 is 0.0625, 0.0625 इंटू 10⁻6, नीचे 10⁻8 है, ऊपर आके तो कितना बचेगा, -2 अपॉन 8.47। इसमें और एक काम करेंगे अब, 8.47 का रेसिप्रोकल तो आपको लॉग बुक से मिल जाएगा, ये 0.0625 को 6.25 लिख लेना, 6.25 लिख दिया तो 10⁻2 करना पड़ेगा, -2 और -2 -4 अपॉन 8.47। अब ये कैलकुलेशन ऐसा क्यों करवाता हूँ, जेई नीट में काम में आता है, ये समझेगा आपको आगे। 6.25 इंटू 5 करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 6 इंटू 5 30 होता है, 6 इंटू 5 कितना है 30, 25 इंटू 5 पता है आपको, पता है 125, तो 0.25 इंटू 5 कितना है 1.25, तो 30 और 1.25, 31.25। अब मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर बताऊं, ऊपर 32 है अप्रोक्सीमेटली, नीचे 8 है, 4 के आसपास आंसर आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन रफली वेरीफाई योर आंसर। तो ऊपर 31.25 था, नीचे 8.47 था, 3.6 है ना, तो 3.6 समथिंग समथिंग, 3.68 आई थिंक, जो भी था 3.68 था, 64 था, आई डोंट रिमेम्बर, 3.689, 689 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। क्या का फाइंड करते हैं हम लोग, वीडी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा 10⁻⁻4 में ही आता है, तो करेक्ट है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगेन अ क्रॉस चेक, 10⁻⁻4 के आसपास ही इसका वैल्यू आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रैंडम वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, a 6-meter long wire has diameter 0.5 mm, its resistance is 50 ohm, find the resistivity and conductivity। सिंपल क्वेश्चन है वापस से। तो हमें 6 मीटर लॉन्ग वायर बोला है, मतलब लेंथ इज गिवन टू यू, लेंथ इज 6 मीटर, देन डायमीटर इज गिवन टू यू 0.5 mm, 0.5 mm मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4, 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4, रेडियस इज डायमीटर बाई 2, तो रेडियस इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये मिल गया आपको रेडियस, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 ओहम। क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेजिस्टिविटी एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट कंडक्टिविटी। देन फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी देखा था आपने, याद है, नहीं याद है, याद होना चाहिए, इजी है। रेजिस्टिविटी RA/L, R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इज RA/L, तो RA/L, और कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कंडक्टिविटी सिर्फ इसका उल्टा है, तो L/RA। वैसे हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जब तुम रेजिस्टिविटी फाइंड कर ही रहे हो तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल ले लो। देन सॉल्यूशन इज अगेन सिंपल, रो इक्वल टू RA/L, R की वैल्यू है 50, A है πr², लेंथ की वैल्यू है 6, देन you will have rho equal to 50 into pi into r,
2.5 का स्क्वायर 6.25, 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ अपॉन 6। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आंसर। 6 कैंसल। 50 का 0 इसको दे दो 10⁻⁷। 5 इंटू पाई, 5 इज 15, तो 15 इंटू 10⁻⁷, मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁸। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर करने जाओगे, एग्जैक्ट आंसर में व्हाट यू विल डू इज 50 इंटू 3.14 मतलब पाई इंटू 6.25, 981.25 डिवाइडेड बाय 6, 163। तो हमारा कितना आया था 1.5 के आसपास, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.6 के आसपास। तो 50 इंटू पाई 150, 150 और रफली रफली ये 6 से थोड़ा बड़ा है, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा है ना। 6.25 और 6 इज लिटिल ग्रेटर देन 1, तो 150 इंटू समथिंग ग्रेटर देन 1 मतलब 160 के आसपास आना चाहिए, बराबर 163.54। तो 163.54 इंटू 10⁻⁻8 यूनिट क्या था इसका, RA/L है, ओहम और मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। जब चेक कर लो मीटर में है क्या, करेक्ट है, करेक्ट है, ओहम करेक्ट है, सब सही है, फाइन, गन गुड। देन व्हाट इज कंडक्टिविटी, 1 अपॉन, तो अभी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी करना है, तो 1 अपॉन 163.63 था ना ये, आई डोंट रिमेम्बर 163.5 था कि 60 था, लिख तो मैंने 163.5 लिया, मैं मुझे याद नहीं, 5 है, ठीक है। और एक 10⁻⁸ था साथ में, हाँ, तो 10⁻⁸ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁸ जो है ऊपर जाके 10⁻+8 हो जाएगा, तो 163.5 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपको लॉग बुक में मिल जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 163.5, 0.00611, 0.00611 इंटू 10⁻8। सिर्फ बुक में 6.11 इंटू 10⁻5 दिया है, ठीक है, सीमेंस पर मीटर, क्योंकि 1 अपॉन ओहम मीटर, व्हाट इज 1 अपॉन ओहम, सीमेंस, तो सीमेंस पर मीटर। वो हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of platinum wire has resistance of 2.5 ohm at 0 degrees Celsius. If its temperature coefficient of resistance is 4 into 10⁻³ per degree Celsius, find the resistance of wire at 80 degree Celsius. तो कल ही हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर देखा था, उसमें इनिशियल रेजिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी वैल्यू कितनी दी है 2.5। पीस ऑफ प्लेटिनम वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब R0 की वैल्यू कितनी है 2.5 ओहम। फिर इफ इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा इज 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 80 डिग्री। तो हायर टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है, आपको फाइंड क्या करना है रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर, इसको डिनोट किया था हमने RT से। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इतना याद है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो फिर आपको ये याद होगा कि RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0T। आपको फाइंड क्या करना है RT, तो एक काम करेंगे RT इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस R0 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस R0 प्लस अल्फा R0T। राइट हैंड साइड में दोनों टर्म में R0 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस अल्फा T। ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। सिर्फ एक चीज याद रखना, T ये डिग्री सेल्सियस में है, बराबर, और ये भी किसमें है डिग्री सेल्सियस में है। तो RT इक्वल टू R0, R0 कितना है 2.5, 1 प्लस
4 इंटू 10⁻³ अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ और टी कितना है 80। गुड देन सिंपल व्हाट इज 84 का 320 320 ना 320 इंटू 10⁻³ कितना होता है 0.320 8 4 the 32 84 the 320 इंटू 10⁻³ मतलब कितना मतलब ये आ गया 2.51 प्लस 0.320 मतलब 2.5 इंटू 1.32 तो 2.5 इंटू 1.32 सिंपल है ना व्हाट इज 2.5 वन जा 2.5 व्हाट इज 2.5 इंटू 0.32 व्हाट इज 32 इंटू 25 32 इंटू 25 मतलब 32 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 320 320 640 160 कितना 800 800 लेकिन हम 2.5 को 0.32 से कर रहे हैं तो कितना 0.8 वेरी गुड 0.8 ये 0.8 0.8 और 2.5 कितना 3.3 ओहम है ये बराबर है एग्जैक्ट आंसर है यू विल हैव टू लर्न ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेटिंग 1.32 इंटू 2.5 3.3 तो 3.3 ओहम आएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे हो गया क्वेश्चन खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन A silver wire has a resistance of 4.2 ohm at 27 degrees Celsius and resistance 5.4 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistance. हमारे पास सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 27 डिग्री पे 4.2 है और जिसका रेजिस्टेंस 100 डिग्री पे 5.4 है आपको पूछा है डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अब इसके दो मेथड्स है एक मेथड से आपका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा और दूसरे मेथड से आपका आंसर एग्जैक्टली मैच होगा मैं दोनों मेथड बता देता हूँ और कौन सा नहीं करना है ये भी बता देता हूँ और क्यों नहीं करना है ये भी बता देता हूँ तो रिमेंबर देयर आर टू मेथड्स मेथड नंबर 1 नॉर्मली अगर आपने देखा यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन है दो अलग अलग टेम्परेचर पे तो एक काम करते हैं एक को T1 बोल देते हैं टेम्परेचर वहां पर रेजिस्टेंस कितना है R1 दूसरे को टेम्परेचर T2 बोल देते हैं रेजिस्टेंस कितना है R2 तो T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस कितना है 4.2 ओहम टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस कितना है 5.4 ओहम और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है आपको फाइंड करने के लिए बोला है अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस तो अल्फा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा अभी हमने देखा था आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी तो इस फॉर्मूला को मैं दो रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकता हूं मैं बोल सकता हूं R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1 एंड R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो R1 बाय R2 डिवाइड क्यों किया क्योंकि मेरे पास R0 का वैल्यू नहीं है आई डोंट नो व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा एलिमिनेट करना मतलब कैंसिल कैसे करोगे बाय डिवाइडिंग तो R0 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन R0 1 प्लस अल्फा T2 कैंसल R1 की वैल्यू थी 4.2 और R2 था 5.4 1 प्लस अल्फा T1 की वैल्यू थी 27 तो 27 अल्फा 1 प्लस अल्फा T2 की वैल्यू थी 100 तो
100 अल्फा। 42/54, 6 7 जा 6 9 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 + 700 अल्फा, 9 + 27 9 जा मतलब 270 से 27 माइनस कर लो, 270 में से 27 माइनस करोगे तो 243 आता है। कितना आता है? 243 अल्फा। फिर 700 अल्फा में से 243 अल्फा माइनस कर लेना, 9 में से 7 माइनस कर लेना, 700 में से 243 गए। हाँ, 457 अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा इक्वल टू 2/457 फोर्स पर डिग्री सेल्सियस। हमको यूनिट तो पता ही है ऑलरेडी, हमको तो ऑलरेडी इसका यूनिट पता ही है। तो 2 डिवाइडेड बाय 457, 0.0043, 0.00437, तो 4.37 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। आंसर है 3.91 इंटू 10⁻³ हमारा आया 4.37 इंटू 10⁻³ तो ये मेथड नहीं करना है। और मैंने क्यों बताया फिर नहीं करना है? तो ये इसके लिए बताया, ये इसके लिए बताया क्योंकि आगे जाके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 7, तो दैट इज द प्रॉब्लम कि मैं स्टेट बोर्ड का एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि जेई नीट में अगर आ गया तो आंसर गया। कुछ कुछ पैरामीटर ऐसे हैं, अभी तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस का चेंज देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, बट अगर आप मेटल्स को हीट करोगे तो मेटल का लेंथ बढ़ता है, मेटल का एरिया भी बढ़ता है, मेटल का वॉल्यूम भी बढ़ता है, डिपेंडिंग ऑन मेटल। अगर वायर के फॉर्म में है, हीट कर दिया तो लेंथ बढ़ेगा। मेटल अगर प्लेट के फॉर्म में है, डिस्क के फॉर्म में है, तो एरिया बढ़ेगा, नहीं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वहां पे और रेजिस्टेंस में कॉन्सेप्ट सेम है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एरिया इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन चारों में से एक को तो तुमने बोल दिया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वहां पे लेंथ इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एरिया बढ़ा तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम बढ़ा तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। अब सब केस में इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री ही हो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जहां पे मैं बता दूंगा। तो रेजिस्टेंस में तुम हमेशा लोअर टेम्परेचर को 0 डिग्री लोगे, इट्स नॉट कंपलसरी। तो आप लोअर टेम्परेचर को 0 मत लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, 4 डिग्री ले लो, 5 डिग्री ले लो, डजंट मैटर, 27 डिग्री ले लो। तो यहाँ तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें लोअर टेम्परेचर दिया ही था ना, कितना दिया था? 27। कितना दिया था? 27। तो अगर वैसा हम लोग करते हैं तो पैरामीटर्स तो बाकी सब सेम ही है। हमारे पास T1 है, हमारे पास R1 है, हमारे पास T2 है, हमारे पास R2 है। R2 की वैल्यू थी 5.4 ओहम, T2 की वैल्यू थी 100 डिग्री सेल्सियस, R1 की वैल्यू है 4.2 ओहम, T1 है 27 डिग्री सेल्सियस। हमको चाहिए अल्फा, हमको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, दैट इज अल्फा। देन अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बराबर। तो इंक्रीज मतलब कितना? R2 माइनस R1। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल कौन है? R1। एंड चेंज इन टेम्परेचर, वहां पे इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0, तो चेंज क्या था? फाइनल माइनस 0। यहाँ पे चेंज क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 माइनस T1। तो आपको मिल जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। तो व्हाट विल बी अल्फा फ्रॉम हियर? R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ये आ गया आपके पास बेसिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रेडी हो गया, आप सिर्फ आपको क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा इक्वल टू R2 कितना है? 5.4, R1 कितना है? 4.2, अपॉन कितना है? 4.2, T2 कितना है? 100, T1 कितना है? 27।
तो इसका मतलब 0 डिग्री ही इनिशियल टेम्परेचर चाहिए। रेजिस्टेंस के केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वो कंडीशन आप सिर्फ देखोगे वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में आएगा, सिर्फ वहां पे वो कंडीशन कंपलसरी होता है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। बाकी केसेस में नहीं होता है वो। तो अल्फा इक्वल टू 1.2, 4.2 इंटू 73, 6 2 एंड 7 73 इंटू 7, 7 7 49, तो 70 इंटू 7 49, 490, 3 इंटू 7 21, 501 की 511, तो 511। पिछले केस में आया था 2/457, अभी आया 2/511। तो अब आया 2 डिवाइडेड बाय 511, 0.00391, 0.00391, मतलब 3.91 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो एग्जैक्ट आंसर यही है। ओके, तो व्हाट हैव यू लर्न इज कि जब हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर देखते हैं तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इनिशियल टेम्परेचर आपने 0 डिग्री ही लेना है। इट शुड बी सम लोअर टेम्परेचर, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और आए ये हो गया ना, राइट। तो हमारे टारगेट का आज आखिरी क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। यस, a current 4 ampere flows through an automobile headlight। कोई गाड़ी है, उसका हेडलाइट है, उसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द हेडलाइट इन अ टाइम ऑफ 2 आवर्स। सिंपल क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। हर एक की गाड़ी में हेडलाइट होता है और बैटरी होता है। बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ वोल्टेज, वो करंट सप्लाई करेगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ करंट। तो करंट कितना फ्लो हुआ, 4 एम्पियर। कितने टाइम के लिए हुआ, 2 आवर के लिए। आर ये ऐसा है क्या, नहीं। तो एक आवर में कितने मिनट्स है, हर एक मिनट में कितने सेकंड्स है। तो 6 × 6 × 2 72, 72 इंटू 10⁻², क्योंकि 7200 है ये। तो 7200 सेकेंड्स, ये आ गया टाइम। आपको पूछा है कि ये 2 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो। मैं इसको कैपिटल एन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन समझ में आया। हेडलाइट में से 4 एम्पियर का करंट पास किया 2 आवर्स के लिए, तो 2 आवर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे फाइंड करोगे बताओ। जब आई और टी दिया हो, आई इक्वल टू, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करंट, क्यू बाई टी, फिर क्यू इज टोटल चार्ज। लेकिन आपको पता होना चाहिए टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने पहले भी देखा। टोटल चार्ज कैसे फाइंड करते हो, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर यू हैव आई इक्वल टू एन ई बाई टी। हमको क्या फाइंड करना है, एन। तो एन इक्वल टू आई टी बाई ई, सिंपल। तो एन इक्वल टू आई टी बाई ई, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। तो एन इक्वल टू आई, आई कितना दिया है 4, टी कितना है 72 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1.6, मैं लिखता हूँ 16 इंटू 10⁻⁻20। तो चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 16 इंटू 10⁻⁻20। 10 पावर क्या है, 2 है, ठीक है, 10 पावर 2 है। ओके, 10 पावर 2 है तो 10 पावर 22 हो जाएगा वो, ठीक है। 1 एंड 4 द 18, 1 एंड 18 तो 18 इंटू 10⁻22 यूनिट। नंबर है, नंबर का यूनिट होता है क्या, हाँ, तो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। 18 इंटू 10 पावर 22
मतलब 1.8 into 10 power 23 डन।